MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज डिस्कशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। देखिए, नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था तो आप जानते हैं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का मिश्रण हो, मतलब मांग और आपूर्ति का भी प्रभाव हो और सरकार के उत्पादन और वितरण पर भी प्रभावी हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिश्रण हो। लेकिन नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखो, एक होता है सरकारी तंत्र और एक होता है निजी क्षेत्र, है ना। अगर सरकारी तंत्र निजी क्षेत्र पर अधिक प्रभावी हो तो यह नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, और अगर निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र पर अधिक प्रभावी हो तो फिर यह आपकी निजी जो है बाजार मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। अब सत्य कथन कौन से हम देख लेते हैं। सरकार द्वारा विकास की दिशा का निर्धारण करना, तो सही बात है, क्योंकि सरकार अगर प्रभावी है तो सरकार विकास की दिशा को निर्धारित करेगी। सरकारी तंत्र का प्रभावी होना, ये तो स्पष्ट रूप से सही है। सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का विद्यमान होना, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो उपरोक्त सभी कथन जो यहाँ के हैं वह सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका डी जो है वह सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है? ठीक है, तो आपके आप सामने ऑप्शन है स्वीडन, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। तो आप अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको है, ये नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जो बड़े बड़े कंट्री है वो यही तीनों हैं, है ना। और इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता, मतलब ये एक दूसरे की सीमाओं पर कर नहीं लगता। अगर अमेरिका का सामान मेक्सिको जा रहा है या कनाडा जा रहा है तो उस पर टैक्स आपको नहीं देना होगा। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तो ये तीन जो कंट्री है यह पूंजीवादी देश है, एक समान अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, और स्वीडन में जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वीडन ऐसा ऐसा देश है जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उद्योगों और सेवा क्षेत्र का हिस्सा कृषि क्षेत्र की तुलना में लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर कृषि क्षेत्र की तुलना में उद्योगों और सेवाओं का क्षेत्र अगर बढ़ रहा है तो यह विकासशील अर्थव्यवस्था का लक्षण है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है या अविकसित होती है उस अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक होती है, और जो अर्थव्यवस्था विकसित होती है उनमें उद्योगों और सेवाओं का हिस्सा अधिक होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र आप जानते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा होता है। विश्व बैंक द्वारा अपनाई गई एटलस विधि के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में विश्व बैंक के एटलस विधि में किस में रखा गया है? तो 2016 में जो एटलस विधि अपनाई गई थी विश्व बैंक के द्वारा, उसमें भारत को निम्न मध्यम आय वाले देशों में शामिल किया गया है। ठीक है, अब आपको सत्य युग्म चुनना है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन गतिविधि आती है, ये तो सही है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी गतिविधियाँ आती है जो डायरेक्ट ज़मीन से जुड़ी हुई है, जैसे कृषि, खनन, है ना, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये जो चीज़ें हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है ना, उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, ये जो है द्वितीय क्षेत्र में। तो सेवा गलत हो जाएगा, क्योंकि सेवा जो है तृतीयक में आता है। तृतीय क्षेत्र में शोध गतिविधि, ये गलत है, क्योंकि चतुर्थ क्षेत्र में आती है शोध गतिविधि। तृतीयक में आती है बीमा, बैंकिंग, पर्यटन, ये सब चीज़ें। ठीक है, और चतुर्थ में आती है बौद्धिक संपदा गतिविधि, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बौद्धिक संपदा गतिविधि है पंचम में आती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र में आती है। छठवां प्रश्न आपके सामने, उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक गतिशील साधन किसे माना जाता है? ठीक है, तो उत्पादन के साधन चार होते हैं, भूमि, पूंजी, उद्यम और श्रम। ठीक है, तो भूमि तो आप जानते हैं स्थिर होती है, गतिशील नहीं होती। श्रम भी गतिशील होता है, लेकिन पूंजी जो होती है वो सबसे ज़्यादा गतिशील होती है। ठीक है, श्रम से ज़्यादा गतिशील जो कारक होता है वह पूंजी होती है। तो सबसे ज़्यादा गतिशील
पूंजी होगी। और उद्यम भी गतिशीलता आधारित नहीं होता, ठीक है। उद्यम जो होता है यह जोखिम लेने की क्षमता होती है, मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा निवेश किया गया है उसको लाभ हानि सहने की जो क्षमता होती है वो आपकी उद्यमिता कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में शामिल है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में क्या क्या शामिल है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। प्रति व्यक्ति मध्यम आय का होना, तो ये बात गलत है, क्योंकि प्रति व्यक्ति निम्न आय पाई जाती है, न कि हमारी प्रति व्यक्ति मध्यम आय पाई जाती है, ठीक है। संरचनात्मक व प्रच्छन्न बेरोजगारी का पाया जाना, तो हाँ, संरचनात्मक और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण, ये भी सही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जो भी संपत्तियाँ हैं वो बराबर नहीं बटी है, समानता के आधार पर नहीं बटी हुई है। आप जानते हैं कि 1% लोगों के पास भारत में 70% से अधिक पूंजी है, तो परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो 1, 3 और 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, तो क्या ऐसा है जो मुद्रास्फीति का कारण नहीं है भाई? सरकारी व्यय में वृद्धि, ये तो मुद्रास्फीति का कारण है। जनसंख्या में कमी, तो जनसंख्या में कमी नहीं बल्कि जनसंख्या में वृद्धि है भारत में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण जो है वह जनसंख्या में वृद्धि होता है, ठीक है। जमाखोरी भी मुद्रास्फीति का कारण है, आयातों पर प्रतिबंध भी मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, ठीक है, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाना। जैसे आपके पास 10 रुपये है, तो 10 रुपये से आप जितनी वस्तुओं को खरीद सकते थे, अब उतनी वस्तुओं को नहीं खरीद पा रहे हो, मतलब मुद्रा में स्फीति आ गई, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वो 2019 में स्थापित किया गया। इससे पहले एनएसओ, एनएसएसओ और सीएसओ, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, ये 2 तरह के हमारे यहाँ संस्थान चलते थे अर्थव्यवस्था में, ठीक है। लेकिन अब जो है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ को शुरू किया गया है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर तथा बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के सकल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक वित्त वर्ष में देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक है, बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? तो यह आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं? अगर यहाँ पर बाहर उत्पादित नहीं होता, केवल घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित होता, तो हम जीडीपी कहते हैं। और जीएनडीपी किसे कहते हैं? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब मूल्यह्रास को इसमें से घटा दिया जाता है जीडीपी में से। जीडीपी में से अगर हम मूल्यह्रास को हटा दें तो एनडीपी आता है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वह जीएनपी में से जब हम मूल्यह्रास को हटा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एनएनपी बन जाता है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर जो होगा वह जीएनपी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके अंतर्गत हम बाहर उत्पादित वस्तुओं को भी जोड़ते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बेसिक मूल्य पर निकाले गए जीवीए का सूत्र क्या होता है? तो जीवीए का जो सूत्र होता है उसमें साधन लागत और शुद्ध उत्पादन कर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आजकल अर्थव्यवस्था में जीवीए को भी एक आधार बनाया जा रहा है। जो साधन लागत मतलब जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है उसमें उत्पाद कर मतलब जो टैक्स होता है उसको भी ऐड किया जा रहा है, ठीक है। नॉमिनल राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो नॉमिनल राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात की जाती है? बेसिक कीमत पर, साधन लागत पर, स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर। तो चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय का मापन होता है वह नॉमिनल राष्ट्रीय आय कही जाती है, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर के संबंध में असत्य कथन को बताना है आपको, ठीक है। इसके प्रतिपादक प्रोफेसर राजकृष्णन थे, सही बात।
1950 से 80 के दौरान वास्तविक वृद्धि दर बहुत कम थी, 3.5 थी, तो इसको हमने हिंदू वृद्धि दर कहा। इसका संबंध राष्ट्रीय आय से है, ये भी सही है। इसका संबंध हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि से है, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा हुआ? डी। अब आपको सत्य कथन चुनना है। भारत में नियोजन हेतु बॉम्बे प्लान जो है वह एम विश्वेश्वरैया ने दिया, तो ये गलत है, क्योंकि बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने 1944 में जो बॉम्बे प्लान लाए थे वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत चेंजिंग प्लान था। ठीक है, क्रांतिकारी प्लान था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान जो है विश्वेश्वरैया गलत है। श्रीमन नारायण ने गांधीवादी प्लान दिया था, न कि जन योजना दी थी। ठीक है, और एम एन राय, तो एम एन राय ने जो है आपका जन योजना दी थी, तो ये भी गलत है। और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय दिया था, तो ये सही है। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म, आयोगों में भी आप इसको पढ़ चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ही सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सत्य कथनों की जांच कीजिए। इसकी समय अवधि 1951 से 55 थी, सही है। कृषि सिंचाई को प्राथमिकता दी, ये भी सही है। भाखड़ा नागल बांध इसके दौरान बनाया गया, ये भी सही है। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, यह गलत है, क्योंकि यह योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी, तो एक सही हो जाएगा। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास थी? तो यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, केसीसी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत 1998 से हुई थी, सही है। ठीक है, भारत सरकार की योजना है, ये बात भी सही है। इस योजना के तहत ऋण के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है, ये भी सही है। ऋण की सीमा 5 से 30 लाख प्रति किसान है, तो ये गलत है, क्योंकि 1 लाख से लेकर के 19-19.5 लाख तक इसमें ऋण दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका कथन कौन सा सत्य हुआ? डी जो है वह असत्य हुआ। आत्मनिर्भर भारत के आधार स्तंभों के बारे में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो अभी कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा में रहे, तो इसमें जो है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 5 आधार स्तंभ थे, जिसमें अर्थव्यवस्था की बात थी, बुनियादी ढांचे की बात थी, प्रौद्योगिकी, जनांकिकी और मांग की बात थी। ठीक है, तो डेमोग्राफी, मांग और ये अर्थव्यवस्था तीनों है, लेकिन पूर्ति नहीं है। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पोषण आधारित सब्सिडी का संबंध किससे है? तो पोषण आधारित सब्सिडी जो है वह उर्वरकों पर दी जाती है। जोड़ी 1 का जोड़ी 2 से मिलान करना है। इफ़को, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इफ़को की स्थापना जो हुई वह 1967 में हुई, है ना। एफसीआई की स्थापना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965, सीडब्ल्यूसी 1957 और राष्ट्रीय बीज निगम जो है वह 1963 में हुआ। तो 3, 1, 2, 4 जो है वह आपका ए में दिख रहा है। 22वां प्रश्न, उचित एवं लाभकारी मूल्य किस फसल के लिए जारी किया जाता है? तो उचित एवं लाभकारी मूल्य आप जानते हैं कि गन्ने की फसल के लिए जारी किया जाता है, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया जाता। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, एमएसपी जो होता है, वह कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के द्वारा 24 फसलों, रबी और खरीफ की 24 फसलों के लिए जारी किया जाता है, लेकिन उचित एवं लाभकारी मूल्य जो है वह गन्ने की फसल के लिए जारी होता है। ठीक है, ई नाम योजना क्या है? तो ई नाम जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब देश की सभी मंडियों को जोड़ने के लिए ई नाम शुरू किया गया। ठीक है, तो मंडियों को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे मान लो इंदौर के किसान को जबलपुर की मंडी का भाव अगर जानना है तो वह ई नाम के माध्यम से जान सकता है, और ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल कहीं भी उसको अपना सामान भेजना है तो वह ई नाम के द्वारा वहाँ की जानकारी लेकर के अपना सामान भेज सकता है। ठीक है, सरकार जो है वसूली मूल्य की घोषणा कब करती है? ठीक है, तो सरकार जो है वसूल करती है, जो ऋण दिया हुआ था उसकी वसूली मूल्य की घोषणा फसल कटाई के बाद करती है।
ठीक है। और MSP की जो घोषणा होती है बुआई के समय होती है, ठीक है। कृषि क्रांति और संबंध आपको बताना है। तो कृषि क्रांति, सुनहरी क्रांति जो है यह आपकी बागवानी उत्पादन के लिए जानी जाती थी। सुनहरी क्रांति फल सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती थी। धूसर क्रांति आप जानते हैं उर्वरक के लिए। गुलाबी क्रांति प्याज के लिए और पीली क्रांति तिलहन के लिए, ठीक है। तो 2, 4, 1 और 3 इसका सही जोड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद PM किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा किसानों को प्रति वर्ष कुल कितने रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं PM किसान सम्मान निधि। और MP के द्वारा CM किसान कल्याण योजना चल रही है, ठीक है। कई बार हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कल्याण राशि केंद्र की है कि सम्मान राशि केंद्र की है। तो आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि PM मोदी ने हमारे देश का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है, ठीक है। तो सम्मान किसने बढ़ाया है? मोदी जी ने बढ़ाया है, PM ने बढ़ाया है। तो सम्मान PM और कल्याण CM। हमारा कल्याण किसने किया है? तो CM ने किया है, ठीक है। थैंक यू।